पे हनुमान बेनीवाल ने बहुत कुछ कहा। अब आप बताओ मैं किस विषय की बात कर रहा हूँ। 5 पांडवों का नाम काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बना रहा था, जिसमें राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर पार्टी के चीफ और इसी के साथ रविंद्र सिंह भाटी और खुद नरेश मीणा। होने वाला है, आपको लगता है हनुमान बेनीवाल वहां जाएंगे? राजकुमार रोत भी नजर आ सकते हैं। हनुमान बेनीवाल ने एक इंटरव्यू में सीएम को अशुभ बोल दिया था, उसको लेकर जो है रेवंत राम डागा काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे, उनकी बौखलाए से रहते हैं एक तरीके से। और हमारे एक इंटरव्यू में भी ये सेम बात उन्होंने कही थी कि हनुमान बेनीवाल अब क्या है, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ सोचते समझते नहीं है, अपनी टीम की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये बात उन्होंने बिल्कुल। और ये पार्टी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सारा समाज एक ही है, लेकिन जब जातीय समीकरण होता है तो सब अलग हो जाते हैं। एसआई भर्ती को लेकर काफी साल हो चुके हैं, 3 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। तो लोगों ने कमेंट किया है कि सरकारें चाहे कोई भी हो, सब एक ही थाली के है। ये इस तरह के कमेंट्स आए हैं उस वीडियो पे। राम राम सा हताईविद भाई जी में आप सबको स्वागत है और राजस्थान का तमाम विषय पर आप चर्चा कर जाए। और अपने साथ में है प्रिया जी। कैसे हो? नमस्कार, मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया प्रिया। और एक विषय है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और काफी आंदोलन की बात भी उस पर चल रही है। उस पर हनुमान बेनीवाल ने बहुत कुछ कहा। अब आप बताओ मैं किस विषय की बात कर रहा हूँ। आप बात कर रहे हैं नरेश मीणा की। नरेश मीणा थप्पड़ कांड काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। 1-1.5 महीने से ऊपर का जो है मामला हो चुका है। रिहाई जो है लगातार पोस्टपोन्ड हो रही है। कल की भी रिहाई की उनकी डेट आई थी, लेकिन अब वो भी कैंसिल हो गया। अब 4 तारीख को जो है देखते हैं रिहाई मिलती है नहीं मिलती है। लेकिन इस पर बड़ा सवाल यह है कि हनुमान बेनीवाल ने एक प्रतिक्रिया अपनी जाहिर करी है। आपको बता दें, जब चुनावों का समय था तब 5 पांडवों का नाम काफी ज्यादा चर्चाओं का विषय बना रहा था, जिसमें राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर पार्टी के चीफ और इसी के साथ रविंद्र सिंह भाटी और खुद नरेश मीणा। तो उस टाइम पे कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने समर्थन किया उनका और कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने समर्थन नहीं किया। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि अगर नरेश मीणा मेरी पार्टी से चुनाव लड़ते, यानी कि आरएलपी से अगर वो चुनाव लड़ते, तो वो निश्चित तौर पर आज की डेट में विधायक होते और संसद में बैठे हुए होते। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है कि कांग्रेस और बीजेपी ने तो चलो कांग्रेस उनको टिकट नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो बागी हो गए थे। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने देवली उनियारा से चुनाव लड़ा था और टिकट कट जाने की वजह से वो काफी ज्यादा नाराज भी बने हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी पार्टी से वो चुनाव लड़ते तो वो निश्चित तौर पर चुनाव जीतते भी, और मैं इसका गारंटी भी देता हूं कि वो विधायक होते और संसद में बैठे हुए होते। तो ये काफी बड़ा स्टेटमेंट होने वाला है। आपको लगता है हनुमान बेनीवाल वहां जाएंगे? हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये प्रतिक्रिया जाहिर करी है नरेश मीणा को लेकर कि मैं हमेशा से नरेश मीणा का समर्थन करता आया हूं, मैं चाहता था कि वो आरएलपी पार्टी से चुनाव लड़े, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा। कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लेकिन जितना बोला गया है या फिर जितनी प्रतिक्रिया जो है दोनों नेताओं की तरफ से सामने आई थी, हनुमान बेनीवाल की तरफ से खास तौर पर सामने आई थी, तो यही जाहिर तौर पर समझ में आ रहा है कि आने वाले वक्त में जो 29 दिसंबर को महापंचायत होने वाली है, महाआंदोलन होने वाला है, उसमें हनुमान बेनीवाल निश्चित तौर पर नजर आ सकते हैं। इसी के साथ राजकुमार रोत भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वहीं अगर अपन बात करें कांग्रेस पार्टी के कुछ दिग्गज नेताओं की, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास हो गए, प्रहलाद गुंजल हो गए, सचिन पायलट खुद हो गए, उन्होंने काफी ज्यादा समर्थन जो है नरेश मीणा के लिए दिखाया है। खुले मैदान में भी जाकर उन्होंने इस तरह की जो है बातें कही हैं कि नरेश मीणा का हम समर्थन कर रहे हैं। अब खैर देखते हैं कि 29 दिसंबर को कौन से बड़े नेता उस पूरे महापंचायत में शामिल होते हैं, या फिर ये सिर्फ एक अनगर्ल्ड बातें हैं जो कही गई हैं। मेरे को लगता है इसमें काफी बड़े नाम शामिल हो चुके हैं, बड़े बड़े नेता हैं, और ये आंदोलन काफी, जब वो बाहर आएंगे तब बहुत ज्यादा राजनीतिक हलचल होने वाली है। बिल्कुल। और ये सभी देखिए, ये सांसद विधायक हैं जो बार बार नरेश मीणा की रिहाई की बात कर रहे हैं, तो देखने वाली बात होगी। साथ ही आपको ये बता दें कि रेवंत राम डांगा ने भी हनुमान बेनीवाल को लेकर घेरा है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने क्या कुछ कहा है? जी अभिषेक, हाल ही के दिनों की बात करें तो अजमेर जयपुर हाईवे पर जो बड़ा दुर्घटना हुई थी, उसको लेकर हनुमान बेनीवाल एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे। जो घायल लोग घायल जो लोग थे उनसे मुलाकात करी। इनफैक्ट उन्होंने आरएलपी के जो निधि कोषी है उसके अंदर से पैसे भी दिए हैं, 50 लाख रुपए जो हैं उन लोगों के लिए दिए हैं जो हताहत हुए इस पूरे गंभीर जो घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर। लेकिन उस दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू में, हनुमान बेनीवाल ने एक इंटरव्यू में सीएम को अशुभ बोल दिया था। उसको लेकर जो है रेवंत राम डागा काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। उनकी प्रतिक्रिया आई है कि जिस तरह की वो बातें करते हैं वो बिल्कुल कोई तोल मोल की बातें नहीं करते हैं, बिल्कुल कुछ भी कह देते हैं, मुफट है बहुत ज्यादा। इस तरीके की जो वर्ड्स है उनका इस्तेमाल किया गया है रेवंत राम डागा के द्वारा कि बौखलाए से रहते हैं एक तरीके से। और हमारे एक इंटरव्यू में भी ये सेम बात उन्होंने कही थी कि हनुमान बेनीवाल अब क्या है, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ सोचते समझते नहीं है, अपनी टीम की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये बात उन्होंने बिल्कुल।
तो उनका यही कहना था कि रेवंत राम डागा ने एक वीडियो के जरिए ये सारी बातें कही हैं हनुमान बेनीवाल के लिए कि वो कुछ भी अपनी टिप्पणी देते रहते हैं, कुछ भी उनकी प्रतिक्रिया सामने आती रहती है, तो ये अनगर्ल्ड बातें हैं जो हनुमान बेनीवाल की तरफ से होती रहती हैं, ऐसा रेवंत राम डागा ने कहा है। और साथ ही एक विषय और है, यानी बोरवेल जो ये इसमें जो बच्चे गिर जाते हैं और काफी लंबे समय से ये केसेस चल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बोरवेल में छोटे बच्चे कैसे गिर जाते हैं, क्या वहां सेफ्टी नहीं होती है, ये अभी चर्चाओं में चल रहा है। तो इस पे क्या कुछ कहोगे आप? बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि ये पहला किस्सा नहीं है या पहला केस नहीं है जब ऐसा मामला हुआ है, क्योंकि अभी चेतना जो 3 साल की बच्ची है, महज 3 साल की है, जो बोरवेल में गिर गई है, पिछले 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक उसको बचाया नहीं जा पा रहा है, क्योंकि अब दौसा में भी एक बिल्कुल दौसा में भी ये केस हुआ था आर्यन नाम के बच्चे के साथ, और वही 48 से 72 घंटे बाद उस बच्चे को निकाला गया, पर उसकी मृत्यु हो गई, मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, और बहुत छोटा बच्चा है, उसको समझ में भी नहीं आता। जब बच्चे को समझाया जाता है कि आप हिलो डुलो मत बोरवेल के अंदर, बच्चे ज्यादा हिल डुल रहे होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, डरे हुए होते हैं, तो वो सारी चीजें भी हो जाती है। खैर, लेकिन सरकार उसको इसके ऊपर काफी बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बोरवेल की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं अभिषेक, उस तरीके से कोई उचित कदम ले, उचित फैसला लिया जाए सरकार के द्वारा, क्योंकि हर जगह जो है गांवों में अगर हम बात करें खास तौर पर, तो बोरवेल हर जगह खुदे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, और बच्चे जो हैं गांवों के वो खेलते हैं, और खेलने के दौरान वो छोटे बच्चे गिर जाते हैं, और उसको लेकर बहुत बड़ा फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसमें कॉस्टिंग भी आती है सरकार की। सरकार को ही सोचना चाहिए कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को बुलाया जाता है, पूरे आला अधिकारी वहां पर लगते हैं, पूरी टीम को बैठाया जाता है, तो इसमें कॉस्टिंग सरकार की भी आ रही है। इससे बेटर है कि इस कॉस्टिंग को बचाकर सरकार बोरवेल को ढकने में कॉस्टिंग लगाए। बिल्कुल उसकी सेफ्टी के लिए वहां जब वो जाल बिछा सकते हैं, उसको कवर करने के लिए कुछ और तरीका ज्यादा बड़ा एरिया नहीं होता। हाँ, वो मान के चलिए इतना बड़ा एरिया होता है जिसमें बच्चा गिर जाता है नीचे। तो ये भारत में ये केसेस बहुत होते हैं बोरवेल के, और बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, 5-5 साल के, 6-6 साल के, वो गिर जाते हैं। और देखिए दुखद है, लेकिन बच्चे नहीं बच पाते। तो सरकार को ऐसे छोटे मुद्दे हैं, इन पे भी ध्यान देना चाहिए, जहां मृत्यु हो जाती है बच्चों की। बिल्कुल अभिषेक, खैर आपने मुझसे तो काफी सारी चर्चाएं कर ली हैं अभिषेक। अब आज खैर अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, उसको लेकर भी अगर हम कुछ चर्चा कर सके, क्योंकि उनकी विचारधारा रही है हमेशा से। वो एक ऐसा नेता रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो जिनको पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, उनको सब चाहते थे, और वो बात भी ऐसी करते थे। वो कभी किसी एक पार्टी, जब जनसंघ था या भाजपा भारतीय जनता पार्टी थे, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करते, वो सामने वाले पार्टी की भी बात करते थे, उनकी अच्छी बातें भी बताते थे। इंदिरा गांधी की फोटो वापस लगवानी हो, नेहरू की फोटो वापस लगवानी हो, या ऐसे बयान जिससे उन्होंने कहा कि चाहे मैं पक्ष में रहूं ना रहूं, चाहे विपक्ष रहे ना रहे, पर ये देश रहना चाहिए। यानी ऐसी बातें एक बड़ा लीडर कह सकता है, और अटल बिहारी वाजपेयी सबके दिलों में बसते हैं। उनकी कविताएं, उनके भाषण, उनके विचार, और उन्होंने जो एक बात कही है, आज आप इंटरनेट पर देखिए, बच्चे और सब सुनते हैं उनको, और सब अपने जहन में रखते हैं और उनसे सीखते हैं। ऐसे नेता भारत में और होने चाहिए। और लोग अलग अलग बताते हैं हमारे ये नेता फेवरेट है, वो है, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है तो हर किसी का फेवरेट है अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो उनकी पुण्यतिथि पर उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, और उनसे बहुत कुछ सीखने को पूरे प्रदेश भर में उनकी श्रद्धांजलि उनको अर्पित की जा रही है। बीजेपी कार्यालय उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है, और मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने वहां पे जो है मूर्ति का अनावरण किया है। और देखिए ऐसे और भी लीडर्स हैं जिनको आप अपने मन में रखते हैं, और उनको हम उनकी यादें ही हमारे साथ हैं। बिल्कुल। तो ये सब चल रहा है। और क्या कुछ चल रहा है? एक और दुखद घटना जो है कोटा से सामने आई थी अभिषेक। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं इनफैक्ट उस पर वीडियो बना रही थी कि एक पति, मतलब कोटा के दादाबाड़ी से एक खबर है बेसिकली, कि वहां पर एक पति ने रिटायरमेंट लिया है। गवर्नमेंट ऑफिस के तौर पर वो काम कर रहे थे, ऑफिशियल में थे। 3 साल पहले उन्होंने वॉलंटरीली टर्म्स पर रिटायरमेंट ले लिया। वो इसलिए लिया क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी थी वो काफी ज्यादा बीमार रहती थी, और इस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन जैसे आज उनका रिटायरमेंट पार्टी चल रही थी, तो उसी दौरान उनकी जो धर्मपत्नी है उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया, और उसकी वजह से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो जिसके लिए उन्होंने लिया ये रिटायरमेंट, और उनको ही आज के दिन खो दिया। तो काफी दुखद जो है समाचार ये प्राप्त हुआ है। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होती है लाइफ में,
होती रहती है लोगों के साथ, और वही कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और जी। आप लोग भी खुश रहिए, आप भी कमेंट करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। बिल्कुल अभिषेक, एक और टॉपिक है जिस पर हम बात कर लेते हैं। राजकुमार रोत इस समय कहाँ बिजी हैं? राजकुमार रोत क्या कर रहे हैं? राजकुमार रोत अभी हाल ही में प्रदेश कार्यालय की जो उनका उद्घाटन किया था और अपने लोगों से मिले। मैं आपको बताऊं, जब मैं वहां गया तो मैं देखकर हैरान था कि राजस्थान से ही नहीं, मध्य प्रदेश से भी लोग आए थे, और बड़े ग्राउंडेड लोग आए थे। बड़े बड़े नेता नहीं है उनके प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन पे। बहुत ही गांव से बसें करके, किराया करके, और वो लोग आए हैं। और जब राजकुमार रोत खुद आए हैं तो वो जनता के बीच में बैठे हैं, कम से कम 15-20 मिनट लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में, और उनसे बातें की। फिर उनको मंच पे बुलाया गया। तो वहां पर देखने को पता चलता है कि बीजेपी पार्टी कितनी ज्यादा बढ़ रही है। और सलूम्बर और 84 के इलेक्शंस में हमने देखा जिस तरह से वोटिंग हुई है और रिजल्ट्स आए हैं। हालांकि हार गए थे एक सलूम्बर सीट पर, हाँ। लेकिन ये पार्टी बढ़ रही है, और ये पार्टी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल। और राजकुमार रोत तो मुझे लगता है कि सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दे ही नहीं, वो कुछ अपने सामाजिक मुद्दों पर भी काम कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए भी, क्योंकि वो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आदिवासियों के लिए उन्होंने भील प्रदेश की मांग भी किया। लगातार ये मांग उठा रहे हैं, जिसको लेकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले हैं, और 16 सूत्रीय मांगे जो हैं उन्होंने ज्ञापन सौंपा है प्रधानमंत्री को कि ये कुछ मांगे हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मांगे। मेरे एक सवाल पर जब मैंने उनसे पूछा कि भील प्रदेश तो सिर्फ आदिवासियों की मांग है, फिर उन्होंने कहा हम जो भी लोग उस एरिया में रह रहे हैं जहां भील प्रदेश मनाना, वहां जितने भी समाज, दूसरे समाज के लोग रहते हैं, जैसे जैन समुदाय है या सिख है, जो भी, हम उन सब से बात करेंगे और सबकी सहमति के बाद ही हम भील प्रदेश बनाएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि जो काफी इंटरेस्टिंग है ये चीज। एज कॉल्ड, मतलब सब कहते हैं कि सारा समाज एक ही है, लेकिन जब जातीय समीकरण होता है तो सब अलग हो जाते हैं। ये आज की रियलिटी है। तो ये था कुछ हताई में कुछ, अगर आपके और दिमाग में चल रहा हो प्रिया तो। बस आज के कुछ मुख्य टॉपिक्स तो यही हैं अभिषेक जी। और गोविंद सिंह डोटासरा हैं, वो भी अभी दौरे पर हैं बीकानेर से, सीकर से बीकानेर के लिए उनका काफी बड़ा स्वागत हुआ है। तो शायद कुछ बड़ी हलचल और देखने को मिल सकती है राजस्थान की पॉलिटिक्स में। और सचिन पायलट है, किरोड़ीलाल मीणा कुछ दिनों से शांत है, और ऐसा ही भर्ती का जो मामला है ये भी अभी अटका हुआ है, क्योंकि इसको लेकर 18 तारीख को हाईकोर्ट की तरफ से कोई फैसला आने वाला था। आप तो इस पे काम कर रहे हैं थोड़ा, ऐसा ही भर्ती पे अभी क्या चल रहा है? जी अभिषेक, उम्मीद थी कि 18 तारीख को हाईकोर्ट कोई बड़ा फैसला ले सकता है उसको लेकर, और सारे युवा जो है इंतजार भी कर रहे थे, मंत्री विधायक सभी इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस पर कुछ फैसला लिया नहीं गया है हाईकोर्ट की तरफ से। खैर देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है, क्योंकि एसआई भर्ती को लेकर काफी साल हो चुके हैं, 3 साल लगभग पूरे हो चुके हैं। युवा लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पर अभी तक सरकार क्यों नहीं उनकी मांग सुन रही है समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि एसओजी की तरफ से सारे जो दस्तावेज हैं वो सौंप दिए गए हैं, जो कमेटी का गठन हुआ था उन्होंने तक सिफारिश पेश कर दी है, सिफारिश रिपोर्ट पेश हो गई है सरकार के सामने। अब ये पूरा मुद्दा हाईकोर्ट के पास चला गया है। अब लगने लगा है कि हाईकोर्ट में जाने के बाद तो मुद्दा क्या है, लंबे समय तक अटकता रहता है। बिल्कुल, सरकार के पास होता तो तुरंत फैसला हो जाता और तुरंत जो है उसके ऊपर जो भी निर्णय होना था वो हो जाता। अब खैर हाईकोर्ट में चला गया है, तो देखते हैं कि कब फैसला होता है, कब क्या होता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है बीजेपी पार्टी के एक बड़े नेता का, जिसमें आरपीएससी को लेके उन्होंने घेरा। उन्होंने कहा पेपर लीक है, इस पर काम करो, आरपीएससी है उस पर काम करो, जो भी पेपर लीक्स हुए हैं। और फिर उसमें दिखाया गया उसी वीडियो में कि अब इस स्थिति में वही सवाल जब बीजेपी के लोगों से किया जा रहा है राजस्थान में, तो वो उससे बच रहे हैं कि इस पे काम चल रहा है, ये चल रहा है। तो लोगों ने कमेंट किया है कि सरकारें चाहे कोई भी हो, सब एक ही थाली के है। ये इस तरह के कमेंट्स आए हैं उस वीडियो पे। तो ये कुछ मुद्दे थे जिस पे हमने बात की। आपसे कल फिर मिलेंगे, और आप सबको राम राम।